Good evening, Priyanshi. Everyone, good evening, everyone. So, what I'm trying to say is, आप लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए हैं, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे 11th क्लास के टॉपिक्स की भी, राइट? बिकॉज इन द कमिंग मेजर टेस्ट आपका 11th का पोर्शन अच्छा खासा आने वाला है, पता है ना ये सबको? यस सर। 50-60% पोर्शन आएगा आपका, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए वो। इस बार एसी में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है ऑल्टरनेटिंग करंट वाले टेस्ट में। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन मेजर टेस्ट हमारा बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सारे चैप्टर्स हमारे एक बार में क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे ना। देखो, टेस्ट क्यों होता है? ताकि हम लोग एक बार रिवीजन कर लें उन टॉपिक से जो हम पढ़ चुके हैं, हम एनालिसिस कर पाए, एवेल्युएशन कर पाए कि हमें कितना आता है ना। साथ के साथ सबसे बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो टॉपिक टेस्ट का पार्ट है ना, टेस्ट के सिलेबस में है, वो टॉपिक हम पढ़ पाए अच्छे से, क्वेश्चंस कर पाए उसके। उससे होता ये है कि हम लोग जब कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो वो टॉपिक पे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, और साथ में पता भी चल जाता है कि इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं आते हैं, है ना। तो मेजर टेस्ट का एनालिसिस करेंगे सही हो तो हम, तो उसमें पता चल ही जाएगा। तो इससे ये होगा ये कि जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जब रिविजन स्टार्ट करेंगे हम, तो हमारे पास एक विजन होगा। वो विजन ये होगा कि हम लोग जिन टॉपिक्स में अच्छे हैं, जो हमें आते हैं, उनको हम बाद में शेड्यूल कर देंगे, और जो हमें नहीं आ रहे उनको हम पहले शेड्यूल कर लेंगे, है ना। और उनकी एक बार फिर से तैयारी कर लेंगे। ठीक है। तो ये पर्पस होता है आपके टेस्ट का, इसलिए आपको बोला जाता है कि अच्छे से प्रिपेयर करके दो, ताकि ये टॉपिक आपके कवर हो जाए। अब सपोज करो तुमको कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, 4-5 टॉपिक्स आ रहे हैं 11th के, और इतने ही टॉपिक्स आ रहे हैं लगभग 12th के। इतने सारे टॉपिक अगर आपको कवर हो गए, आपका टेस्ट अच्छा चला गया, है ना, तो आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि चलो इतने टॉपिक्स तो मुझे आते हैं, अब बाकी टॉपिक जो बचे हुए हैं उन पे मैं वर्क करता हूँ, है ना। ये तो मेरा पार्ट क्लियर हो गया, कवर हो गया। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार आप लोगों को सिलेबस पता है इतने टाइम पहले से, तो अब आप, आई होप कि आप कर रहे हो प्रैक्टिस, और अभी भी स्पीक भी आपको यही करना है। ठीक है। तो आज सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर देते हैं हम। आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेंगे सेंटर ऑफ मास के, है ना। और अगली क्लास में हम रोटेशनल डायनेमिक्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो 12th वाली क्लास में उसको ले लेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा चलता रहेगा साथ साथ। तो आप लोगों के पास फिलहाल तो 2 टॉपिक है, ठीक है, ऑप्टिक्स और 11th का जो भी तो चल रहा है आपका सिलेबस। ठीक है। तो इतना ज्यादा बर्डन नहीं है अभी आप पे। ऑप्टिक्स का टेस्ट वैसे भी आपका इस वाले संडे नहीं होना, अगले वाले संडे होना है। ये पता है सबको ये बात? यस सर। यस सर। है ना, मैंने क्लास में भी अनाउंस करी थी ना ये बात, तो अभी आई गेस सबको पता चल गया होगा, राइट? यस सर। और 12th के टॉपिक्स पता है इस बार कौन से आने वाले हैं टेस्ट में? यस यस सर। सर। कौन से आने वाले हैं बताओ? सर ऑल्टरनेटिंग करंट तक सारे। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर एसी तक सब, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईएमआई और एसी, है ना। यहाँ तक आपका सारा सिलेबस है। तो ये तो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अभी अभी देखो तुमने एसी का टेस्ट दिया, उसके पहले तुम कंटिन्यूसली टेस्ट देते आ रहे हो, तो ऑब्वियसली उनका रिवीजन तो करना है, पर कोई नया टॉपिक नहीं है ना। पॉइंट ये है कि कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो आप अपना फोकस 11th क्लास पे रख सकते हो थोड़ा ज्यादा, 12th की प्रैक्टिस भी करो साथ में, और 11th की क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। तो आपका जो टारगेट है ये होना चाहिए कि ये जो टॉपिक्स टेस्ट में आ रहे हैं, इनको हम बिल्कुल पैक कर लें। पैक कर लें मतलब इनको अच्छे से कर लें, और हमारा एग्जाम अच्छे से चले जाए, तो फिर इनको दोबारा उठाने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इनको बाद में पिक कर सकते हैं जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें आज की। यस सर। Cool. सर अभी क्लास लिंक दो, केमिस्ट्री का आया है। केमिस्ट्री की थोड़ी क्लास होती है आज, केमिस्ट्री क्लास है तुम्हारी? सर पर लिंक तो केमिस्ट्री की क्लास का ही आया था, उधर लिखा हुआ था केमिस्ट्री की क्लास है। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो फिजिक्स का देखा था। तुम लोगों को गलत, कौन से ग्रुप की बात करो तुम? नाम बताओ अपने ग्रुप का। नहीं, सारे फिजिक्स के लिंक हैं। कोई पर्सनल ग्रुप बना लिया है क्या तुमने अपना अलग से? सर टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ था, आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब मैं ग्रुप का नाम पूछ रहा हूँ तो वो तो बताओ। ग्रुप का नाम तो पता होगा ना तुम्हें? अच्छा, ये रिवीजन क्लास फॉर एमटी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये पुराना मैसेज फॉरवर्ड हो गया है। आप लोगों का जो रिवीजन क्लास है आज, वो तो उसका शेड्यूल होता है ना, फिजिक्स का शेड्यूल होता है, पता है ना ये बात तो तुम लोगों को? यस यस सर। यस सर। सर। ठीक हो रहा है अब तो। ये कोई, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए थे क्या? नो सर। तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ने को मिल गया, ऐसा मूड खराब हो गया?
नो सर। इतना तो सर इतना यूके बोरिंग नहीं बैच में तो फिजिक्स ही आया था। पहली बात तो फिजिक्स होता है हर वेडनेसडे को, है ना। दूसरी बात, मैं इतना बोरिंग इंसान भी नहीं हूँ कि तुम केमिस्ट्री ही पढ़ने आए हो, मेरे को देख लिया तो अब तुम चले जाओगे, ऐसा है क्या? नो सर। नो हाँ, सर। हो तो भी मेरे को मत बताना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी फिजिक्स पढ़ना है, चालू करें क्लास को? क्या यस और यस सर। और सर। कुछ यस प्रॉब्लम सर। है तुम्हारी ऐसी थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स? और तो नहीं नो कोई? सर। हम्म। नो सर। हाँ भाई, तो आज हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो चीज है वो क्या है, नाम से समझ में आ रहा है? क्या लगता है, तुम बताओ अपना, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है सेंटर ऑफ मास को लेके? हाँ भाई तमन जी। Sir, a point on a body where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. हम्म। और कोई कुछ बताना चाहेगा? यही सेम चीज? Yes, sir. हाँ, तो भाई सेंटर ऑफ मास कोई पॉइंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे बॉडी में कोई पॉइंट है इसको तुम सेंटर ऑफ मास बोल दोगे, है ना। अब हमें अज्यूम करते हैं हम इस चीज को फॉर कैलकुलेशन पर्पस। इस चीज के लिए करते हैं, पहली बात तो Calculation. कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको अज्यूम करते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास, और वो सही भी होता है, ऐसा नहीं गलत होता है, ऐसा नहीं गलत होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए करते हैं इसको कि भाई आपकी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी दैट हैज सम मैटर सम मास, है ना, तो उसको हम अज्यूम करते हैं कि इसका जो मास है, अगर उसको किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड माने, है ना, जिस पॉइंट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके मास का, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को हम सेंटर बोल देते हैं उस मास का, या फिर सेंटर ऑफ मास के नाम से उसको जानते हैं, है ना। अब उसको थ्योरेटिकली तो समझ लिया, अब उसको प्रैक्टिकली या ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे वो हम इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास चैप्टर है ना, उसे इंडिविजुअली क्वेश्चन इतने नहीं बनते जितने कि उसके यूज के बनते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का यूज ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स में आता है, बहुत ही वैसा टूल है एक तरह से, जैसे हमने वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर्स का यूज सब जगह आ रहा था, राइट। वैसे ही सेंटर ऑफ मास का यूज आपका सब जगह आता है, कभी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में इसको डाला जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास होता कैसे, मतलब होता क्या है और निकालते कैसे, राइट। चलते हैं भाई आगे, Yes. समझते हैं इस चैप्टर को, है ना। तो जैसे कि ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम की कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी, है ना, यहाँ से ये पैक्ड है, पूरा पैक्ड सिस्टम है ये, ठीक है। तो तुमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, वहां से तुमने डिस्टेंस निकाला mi, और ये g एक पॉइंट ले लिया, क्या होता है ये g? Sir, radius of gyration. r जो है वो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, g पॉइंट का, है ना। तो g आपका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझते हो सब लोग, जिस पॉइंट पे आपका वेट लगने वाला है ना, जिस पॉइंट पे आपका वेट लगने वाला है ना, जो ऐसा मानते हैं ना, जब तुम कोई बॉडी बनाते हो, कोई ब्लॉक बनाते हो, तो उसका वेट नीचे की तरफ शो करते हो ना, ऐसे mg, Yes, sir. है ना। तो जिस पॉइंट पे तुम इसको शो करोगे, अभी तुम इसको कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे भी शो कर सकते हो, यहाँ पे भी शो कर सकते हो, पर ऐसा तुम करते नहीं हो, है ना। तुम इसको वहीं पे शो करते हो जहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो जैसे कि ये बेसबॉल बैट है, बेसबॉल बैट में अलग अलग जगह पे अलग अलग मास कंसंट्रेटेड है, जैसे इस जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मास कम है ना, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि मास ज्यादा है, राइट। तो हम ज्योमेट्रिकली इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि कैसे हम निकालेंगे कि इस कौन सा पॉइंट हम ऐसा निकाल सकते हैं जहाँ पे इस पूरे बेसबॉल बैट का मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, कंसंट्रेटर। है ना। फिर हम उस पॉइंट को अज्यूम करते हुए क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, है ना। अलग अलग चीजें हम निकालते हैं, पोजीशन निकाल लेते हैं, है ना। उसके अलावा हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बहुत चीजें निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास पे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास बता दो आप, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये सिस्टम है पूरा, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो इसमें हम निकालना सीखेंगे कि कैसे किसी पॉइंट से आप इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हो, है ना, पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये तो हम पढ़ चुके हैं बचपन में भी। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई सिस्टम ले लिया हमने और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, so for all the system of particles, center of mass is the point at which all the mass is supposed to be concentrated. अब ये supposed to word का मतलब समझ में आया ना सबको? supposed to word का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली नहीं है, हमने अज्यूम किया है ना। हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपनी जितनी भी हमें टेक्निकलिटी आती है, कैलकुलेशंस आती हैं, उसके हिसाब से हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ही होना चाहिए। सपोज का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे
ही वाज सपोज टू गो देयर, उसको वहां जाना चाहिए था, है ना। तो ऐसे ही Yes, सपोज sir. का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दो मास हैं m1 m2, है ना, दो पार्टिकल्स हैं, एक हो गया m1 एक हो गया m2। तो उसका हमने पोजीशन वेक्टर लिखा r1 और r2, है ना। पोजीशन वेक्टर लिखा ना उस दोनों मासेस का हमने r1 और r2। तो हमने आर सी एम जो निकाला है, आर सी एम, वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। बोलो मेरे साथ क्या हो गया ये, Position vector. पोजीशन वेक्टर ऑफ द Position vector of the सेंटर ऑफ मास। center of mass. सेंटर ऑफ मास या द पॉइंट एट विच द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे एम। एम हमने अज्यूम किया है कि एम मास होगा, इसका सेंटर पे जो मास होगा m1 m2 का, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो आर सी एम आएगा। तो अभी तुम इस चीज को समझो कि तुम एम नहीं निकाल रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। अभी आप एम नहीं निकाल रहे हो, एम क्या होगा, वो पॉइंट, उस पॉइंट का मास, है ना, या फिर सेंटर ऑफ मास, जो कि आपका मतलब ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो कि आपके दोनों पार्टिकल्स का कंबाइंड इफेक्ट देगा आपको, है ना। जो कि आपका वो पॉइंट देगा जहां पे आपका पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड रहेगा। तो आप ये मास नहीं निकाल रहे हो, आप अभी क्या निकाल रहे हो, पोजीशन निकाल रहे हो इसकी। क्या निकाल रहे हो बच्चों, Position. पोजीशन। कैसे निकालते हैं इसको, हमने लिया m1 एक पार्टिकल, उसका पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया r1, प्लस दूसरा m2 लिया दूसरे पार्टिकल का मास, उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया हमने टोटल मास से, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का, Center of mass. पोजीशन। हाँ, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास। ये अगर आप देख सकते हो ऊपर भी मास का कंपोनेंट है, नीचे भी मास का कंपोनेंट है, तो आपका मास तो कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर। अरे ऊपर वाले मास से नीचे वाला मास कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, Yes, केवल sir. आपका पोजीशन ही तो बचेगा, आर वेक्टर बचेगा ना केवल, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हुआ निकालने का सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास को हम लोकेट करते हैं बेसिकली। लोकेशन कैसे बताओगे, किसी की डिस्टेंस से बताते हो ना लोकेशन। तो बात समझ में आ रही है मेरी। Yes, तो हम yes, sir. जनरल कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लगता था कि कोई पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, है ना, उसको हमें मास बताना है, मास नहीं बताना है। क्या बताना है, लोकेशन बतानी है। क्या बतानी है, लोकेशन। लोकेशन। आ गया पॉइंट सबको, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स अगर हम निकालना चाहें तो इसमें हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली भी, कि कौन सा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कैसे उसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कैसे उसका जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। अगर तुम्हारा पार्टिकल किसी 3D स्पेस में रखा हुआ है, जैसे तुम्हारा कमरा है ना, तुम्हारा कोई कमरा है, क्यूब है, मान लो तुम्हारा कमरा क्यूब क्यूब जैसा दिखता है ना, क्यूबॉइड भी हो सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारी वॉल्स की डायमेंशन सेम होगी, तो वो क्यूब हो जाएगा। तो तुम्हारा जो तुम जहाँ बैठे हुए हो बीच में, सपोज करो तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, कमरे के बीच में बैठोगे ना, दीवार के ऊपर थोड़ी बैठोगे, बीच में बैठोगे, है ना। तो जब तुम बीच में बैठे हुए हो, तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है ना, उसका तरीका हम सीख रहे हैं। तो हम तुम्हारा सेंटर ऑफ मास तो निकाल सकते हैं, है ना, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन तुम्हारा अगर केवल एक्स कोऑर्डिनेट पूछ लिया, क्योंकि हो तो तुम 3D स्पेस में अभी, है ना, तो तुम्हारे तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड भी होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर आपका पोजीशन वेक्टर, अगर आपका पोजीशन वेक्टर r1 जो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और आपका r2 पोजीशन वेक्टर, यानी कि अगर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, अगर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो और आपके दो पार्टिकल, आप ही की बॉडी में दो पार्टिकल अलग अलग जगह पे हमने मान लिए, तो हम एक पार्टिकल का r1 वेक्टर लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और दूसरे आपकी, जैसे कि आपके सर का लिख लिया आपने। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने ओरिजिन से आपके सर तक का पोजीशन वेक्टर r1 मान लिया और आपके पैरों तक का मान लिया r2, है ना। और फिर हम आपकी पूरी बॉडी का, आपकी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, लोकेशन निकाल सकते हैं उसकी। कैसे निकालेंगे भाई, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है सबको। यस सर। ना? अब Yes, तुम्हारा sir. सेंटर ऑफ मास निकल के आया है, जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर निकल के आया है आरसीएम। आरसीएम क्या है बच्चों, ये आरसीएम क्या Center of mass radius. Position vector of है, center of mass. है ना, पोजीशन वेक्टर है किस चीज का, सेंटर ऑफ मास। Center of mass.
तो तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर निकल के आया है, क्या जरूरी है कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट हो। अगर आप 3D स्पेस No, में हो, sir. है ना, नो तो सर। आपके उस सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आया है, पोजीशन वेक्टर निकल के आया है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, है ना। 3D में हो तो तीनों ही होंगे बल्कि, इनफैक्ट, है ना। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो उसको रिप्रेजेंट आप करते हो एक्ससीएम आई कैप, एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेडसीएम के कैप। अब एक्ससीएम, वाईसीएम और जेडसीएम क्या है? एक्ससीएम क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या है एक्ससीएम? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो भी लोकेशन आया है आपका, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। अभी वैसे बहुत छोटी बातें, है ना, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम है क्या। तो अभी इसको हम इसलिए ब्रेक डाउन करके बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं। सबको समझ में आई ये बात, एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम क्या है? यस बेटा समझ में आई नहीं आई? जल्दी बताओ। यस सर। सर आ गया। है ना। तो इसको इंडिविजुअली कैसे निकाल सकते हैं हम? एक्ससीएम कैसे निकालेंगे? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन टोटल मास से डिवाइड कर दो, है ना। पहले आप मास का इंडिविजुअली, आपका जो भी कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लीकेशन निकालो, फिर टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट। ठीक है, देख सकते हो ना आप यहाँ पे x1 और x2 ही था। अच्छा, अगर मैं पोजीशन वेक्टर r3 भी ले लेता, x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप, अगर मैं ये ले लेता बच्चों, तो भी सेम फॉर्मूला बनता क्या? सर इसमें बस थर्ड वाला ऐड हो जाता, m जैसे प्लस एक्ससीएम m3 निकालो, x3. एक्ससीएम निकालो मुझे। अब नया वाला एक्ससीएम क्या आ जाएगा ये बता दो। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय टोटल मास। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 भी आएगा अब, है ना, क्योंकि आपने यस सर। एक और सिस्टम में एक और पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। यहाँ पे सपोज करो तुम यहाँ पे ले लेते m3 ले लेते यहाँ पे, है ना, उसका पोजीशन वेक्टर कितना ले लेते? r3 वेक्टर ले लेते। तो तुम फिर अब m3 से भी डिवाइड करोगे। तो बात समझ में आ गई? सबको ड्रिल समझ में आ गई क्या करना है? यस Yes, सर। sir. ना? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स में हम अब समझने चाह रहे हैं कि भाई आपका सेंटर ऑफ मास अगर दो इक्वली डिस्टेंट अगर पार्टिकल्स के बीच में लोकेटेड हो, अगर इक्वली डिस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में लोकेटेड हो, ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे? द टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, द सेंटर ऑफ मास लाइज एग्जैक्टली बिटवीन देम। अगर आपका दो मास इक्वल हो जाए, है ना, दोनों पार्टिकल, जैसे पहले हम m1 m2 ले रहे थे ना, दोनों का मास अलग अलग मान के चल रहे थे हम, तो उसके बीच में हम जो सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, उसका हमें निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर डिवाइड करना पड़ रहा था m1 प्लस m2 को, है ना, और इंडिविजुअली निकालना पड़ रहा था m1 r1 प्लस m2 r2। लेकिन अभी अगर आपको कोई सिस्टम ऐसा मिल जाए जिसमें कि दो पार्टिकल हैं केवल, और दोनों का मास ही सेम हो गया, तो फिर हमको पता है कि उनकी जो सेंटर ऑफ डिस्टेंस है, यानी कि अगर वो दोनों d डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो उनकी आधी डिस्टेंस यानी d/2 पे ही आपका क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ Center of mass. सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या बच्चों? ये पूरा फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या हमें? नो No, सर। sir. नहीं पड़ेगी। हमें ना डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपका आधे डिस्टेंस पे होगा। हाँ मोनिका, कुछ पूछना है क्या बच्चा? मोनिका, अच्छा वो क्लास ही छोड़ दिया उसने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक्सीएम निकालने का तरीका तो हमें पता चल गया है। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, m1 m2 m3 m4 m5, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं n, है ना, तो फिर ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है एक्सीएम का। क्या बन जाएगा? एम आई एक्स आई अपॉन टोटल मास, है ना। अब ये फॉर्मूला समझ में तो आ रहा है ना? हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी है इसके बारे में। यस बेटा समझ सर। में आ रहा है ना? इसमें कुछ Yes, अलग sir. बात तो है नहीं, है ना। ये बात हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं इस चीज को, कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो भी पार्टिकल हो, कितने भी पार्टिकल्स हो, आप उन सब का कलेक्टिवली सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक है, चले भाई कुछ क्वेश्चन कर लें। अब इस पे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई है, यस यस सर। समझते हैं। Yes, sir. तो भाई दो पार्टिकल सिस्टम है, एक का 1 kg एक का 2 kg है। लोकेशन आपको बता दी है दोनों की, एक की x=0 यानी ओरिजिन पे रखा हुआ है एक तो, और एक x=3 मीटर पे रखा हुआ है। आपको पोजीशन बतानी है दोनों की, पोजीशन बतानी, सेंटर ऑफ मास की, दोनों पार्टिकल्स का जो भी सेंटर ऑफ मास बनेगा उसकी आपको पोजीशन बतानी।
तो जो भी आपके डाउट हैं आप पूछिएगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। काफी इजी सवाल है बच्चा, इसमें Sir, two. करना चाहिए, सर 2। है ना? Two, sir. अभी 2 आ रहा है क्या सबका? Yes, sir. यस सर। यस सर। 2 आ रहा है सबका? तो कैसे दे रखा है ये? एक आपका M1 दे रखा है, M1 इक्वल्स टू 1 kg, है ना? और ये दूसरा M2 जो है आपका वो कितना है? 2 kg, ठीक है। और ये है x इक्वल्स टू 0 पे, और ये है आपका x इक्वल्स टू 3 मीटर पे। तो मुझे वैसे भी समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई? 3 मीटर डिस्टेंस है 3 मीटर। है ना? लेकिन अब दोनों का मास सेम नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि 1.5 मीटर पे हो सकता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का मास क्या है? अलग है। तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मुझे समझ में आ गया हो कि मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना? तो भाई सिंस ये एक्स एक्सिस पे ही है, तो हम एक्सीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा भाई? m1x1 प्लस m2x2 M2x2 प्लस अपॉन डिवाइड बाय टोटल मास। अपॉन में x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 नहीं, m1 प्लस m2। M1 plus M. ये टोटल सर मास, m1 प्लस m2। टोटल मास लिखना है। तो m1 तो 1 था, x1 हमारा ओरिजिन पे रखा है तो 0 हो गया, प्लस m2 कितना था? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर पे रखा हुआ है, x इक्वल टू 3 पे रखा हुआ है ना? डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 1 प्लस 2, कितना Two. आ गया ये? 6/3 इक्वल्स टू 2 मीटर। 2 मीटर। क्या स्क्रीन फ्रीज हो गई है? स्क्रीन फ्रीज हो गई है? यस सर। अरे तो बताया तो। अच्छा अभी हुई है क्या जस्ट? अभी हुआ है जस्ट। अच्छा अच्छा ठीक। यस सर अभी भी। एक बार मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा सा फिर से प्रेजेंट करता हूँ, रुको एक सेकंड। अभी दिख रहा है क्या बच्चों? नो सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। दिख रहा है सबको? यस 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 सर। सर। ठीक है। तो कितना आ गया भाई? ये x इक्वल्स टू 2 मीटर पे, यहाँ पे कहीं x इक्वल्स टू 2 मीटर पे आपका क्या आने रहने वाला है? आपका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। है ना? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कर दीजिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो जल्दी से। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, बेसिकली 3 पार्टिकल है इसमें ना, सबका मास क्या है? m है। लोकेटेड एट 1 1 2 2 3 3। तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, तुमको तीनों कोऑर्डिनेट बताने हैं उसके, तीनों या दोनों जो भी आएगा। तीन पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोऑर्डिनेट 2 आने चाहिए या 3 आने चाहिए। ठीक है, डिम्पल का आंसर आ गया है, वेरी गुड डिम्पल। भाई जल्दी बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो तुमको ऐसे झट आने चाहिए कि सर हाँ ये आंसर, क्वेश्चन लो आंसर लो। आप क्वेश्चन दो, हम आंसर बताते हैं ऐसे, बिल्कुल जैसे कोई पहले से पढ़ के आए। देखो सना ने देखो टाइम बचाया सेम लिख के, सब बच्चे टू टू लिख रहे हैं, सना ने चुपके से बीच में सेम लिख दिया। हाँ बहुत टाइम बचा लिया सना काफी काफी मेहनत और टाइम बचा लिया। नाइस। ठीक है, करें सॉल्व करें। यस सर। ठीक है। यस सर। आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है क्वेश्चन में, राइट? बेटा ये देखो ना, यस एक्स सर। कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है ना हर क्वेश्चन, हर पार्टिकल का, Yes, sir. है ना? तो यानी जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ये एक्स वाई, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्स वाई है केवल, है ना? एक्स वाई प्लेन में है आपका। ठीक है। तो आपको जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा आपका, आपका जो बॉडी का कोऑर्डिनेट निकलेगा सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, इसमें जो मास है वो सबका सेम है। गिवन क्या है आपको? m1 इक्वल्स टू क्या है? m2 इक्वल्स टू क्या है? m3 ना, सबका m मास है। ये बात समझ में आ रही है? देखो लिखा हुआ है ना, ईच ऑफ मास m। यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. नहीं ना? तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं डायरेक्ट।
क्या आ जाएगा भाई, XCM और YCM। कैसे लिखेंगे बता दो जल्दी से। M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 upon M1 plus M upon 3M. अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब ये हो जाएगा 3M टोटल, है ना। और सेम तरीके से आप क्या लिख दोगे, y कोऑर्डिनेट M1 y1 प्लस M2 y2 ऐसे लिख दोगे पूरा, है ना, अपॉन M1 प्लस M2 ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, सॉल्व करो इसको। ऊपर क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, Yes, ये sir. बचेगा ऊपर। बेटा M1 M2 M3 तो सेम है, Yes, sir. तो M कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना। और अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, यही बचेगा मेरे ख्याल से, तो है ना। Yes, sir. और नीचे क्या आएगा, Yes, तो sir. आएगा क्या, ये M से M कट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, वही M कॉमन आ जाएगा और ये आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना। और नीचे भी सेम बनेगा 3M, तो M से M फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब तुमको सबकी वैल्यू दी हुई है ना। x1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1. 1, है ना। x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2. x3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। सेम 3, तरीके से y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1, 2 है। y3 की 2, वैल्यू 3 है। 3. तो पुट कर दोगे ना, सब पुट कर दोगे ना, तो इसका आंसर कितना Yes, आएगा, sir. 2,2। 2 common. अब ये मत बोलना सर इसको पुट करके दिखाओ, बोलोगे क्या, No, No. sir. No, पक्की बात, sir. ऐसा तो नहीं करोगे ना। आगे चलें, अरे यार हाँ ना yes तो sir, करो। Yes, sir. Yes, sir. कोई कुछ लिख तो नहीं देता, चुपके से चैट में भी लिख देते हो तुम कभी कभी डाउट अपने, ताकि कोई देख नहीं पाए, है ना। उसके बाद मेरे को बाद में पता चलता है, अच्छा चुपके से डाउट लिख के चला गया कोई। बेटा डाउट आ रहा है ना, तो बीच में हैंड रेज भी करना है ऐसे, है ना, हैंड रेज भी कर देते हैं कि सर थोड़ा सा डाउट बता दो, चैट में लिख दिया है मैंने। चलो आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तो हमने क्या बात करी कि भाई आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस नहीं था, है ना। अभी आप क्या करोगे कि एक आपका जो मास है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स में बटा हुआ था, राइट। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का आप अभी क्या ले रहे थे, मास ले रहे थे, और फिर उसका आप एक बेसिकली समेशन निकाल रहे थे, है ना, ज्योमेट्रिकल वैल्यू निकाल रहे थे आप उसकी कि कैसे सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा अगर पार्टिकल अलग अलग हो, है ना। लेकिन अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब समझ में आता है सबको। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से लिंक्ड है ना, मास जो है वो कंटिन्यूसली फैला हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है ना, पहले तो एक पार्टिकल M1 था, दूसरा पार्टिकल कुछ पोजीशन दूर था उससे M2 था, है ना। तो आप उनका इंडिविजुअली क्या ले रहे थे, पोजीशन वेक्टर ले रहे थे। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मास जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। समझ में आई बात। तो अधिकतर ऐसे ही होता है, वैसे भी हम जनरली किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, है ना, जैसे कि आप निकालना चाहो किसी जैसे कि माउस का मास सेंटर ऑफ मास निकालना चाहोगे, तो क्या ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, या फिर ये अभी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे उसका एग्जांपल है। Sir, continuous mass. कॉन्टिन्यूस का continuous एग्जांपल mass, है ना, ये पूरी एक बॉडी है जिसपे कि मास आपका फैला हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली, राइट। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, वो हम सीख रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे डीएम का, है ना, डीएम मास का, छोटे से मास का, ये करते आए हम अभी तक। जब भी हमें पूरी चीज का कुछ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी पुरानी आदत है, हम इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेशन इज द ओनली वे, और कोई तरीका भी नहीं है। तो हमने पूरे मास को m माना कि भाई पूरी बॉडी है जिसका मास m है, उसमें हमने छोटा सा मास ले लिया dm, है ना। और उस dm को हम क्या करने वाले हैं, अब आगे इंटीग्रेट करने वाले हैं। अच्छा, उस dm मास का एक पॉइंट पे मास माना dm, और उस पॉइंट मास का हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया। बात समझ में आई सबको, है ना। तो हम मान रहे हैं कि ये जो डीएम है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ मास आने वाला है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो हम इस पूरे मास के लिए इसका क्या करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे। तो हमने कंसिडर किया डीएम ऑफ द बॉडी हैविंग अ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास, ध्यान से समझना बात को, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो नहीं है ये आरसीएम नहीं है। क्या ये आरसीएम है क्या, No, sir. आर no वेक्टर। sir, ये डीएम पार्ट जो है आपका पॉइंट, जो आपने अज्यूम किया है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आपको निकालना क्या है, आरसीएम। आरसीएम क्या है,
पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, है ना, लोकेशन। इसको लोकेशन बोलना सीख जाओगे ना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्या बोलना सीख जाओगे? लोकेशन, है ना। लोकेशन का मतलब ही तो यही होता है, तुम यही तो बोलते हो कि अरे मेरी लोकेशन तो वहां पे, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना, कॉफी पी रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, ये मेरी लोकेशन है ना। तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बताती है वो लोकेशन, ऑब्वियसली, है ना, पोजीशन क्या है तुम्हारी। तो लोकेशन जो बताना है हमें आर का, सेंटर ऑफ मास का, सॉरी, उसको हम कैसे निकालेंगे? हम पहले तो आर वेक्टर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डीएम से। याद करो पहले भी ऐसे कर रहे थे, M1 R1 प्लस M2 R2 निकालते थे ना, है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करें, हमारा M1 क्या बन गया इस बार? डीएम बन गया, और R1 क्या बन गया? आर वेक्टर बन गया, है ना। और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे आर डीएम हमें बहुत सारे मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. है उसमें कंटिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे आर वेक्टर और ऐसे डीएम वाले छोटे से मास हमें बहुत सारे मिलेंगे ना। यहाँ पे भी आर आएगा, यहाँ पे भी डीएम आएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम कोई भी एक छोटा सा मास का पार्टिकल लाइक डीएम ले लेते हैं, हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें पूरी बॉडी के लिए, है ना, तो हमें आरसीएम मिल सकता है। और डिवाइड हमें करना पड़ेगा डीएम से भी, ये याद रखना। जो टोटल मास निकालोगे ना तुम इसका, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मास नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चों? Position vector of center of पोजीशन mass. वेक्टर ऑफ Location. सेंटर ऑफ मास, है ना, लोकेशन निकालनी है। ठीक है, तो भाई करते हैं इसको, आर डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो आर डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास तो एम है ना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो एम है ना, पूरी बॉडी का मास एम है क्योंकि, है ना। तो इसमें तो Yes, कुछ sir. डाउट ही नहीं है, मास ऑफ द बॉडी है ये। तो इन कंपोनेंट फॉर्म, यानी कि अगर हम इसको कंपोनेंट में अब तोड़ना चाहें आरसीएम को, तो कैसे तोड़ेंगे? एक्ससीएम यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है ना सेंटर ऑफ मास का, उसके कोऑर्डिनेट से ही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो एक्ससीएम इंडिविजुअली एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, जैसे पहले निकाल रहे थे, तो हम पूरे को इंटीग्रेट करेंगे या केवल एक्स वाले कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट करेंगे, बताओ। X वाले. X वाले. तो यहाँ पे हमने केवल एक्स वाले को किया है। याद रखना ये बात, क्वेश्चन में अगर तुमसे केवल एक्स कोऑर्डिनेट पूछे सेंटर ऑफ मास का, केवल एक्स कोऑर्डिनेट, तो तुम्हें पूरे को इंटीग्रेट नहीं करना, टोटल मास लिखोगे नीचे, टोटल मास लिखोगे नीचे, और ऊपर क्या करोगे? केवल एक्स कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट कर दोगे डीएम से। अब ये जो डीएम होगा, ये क्या होगा? तुमने जो एलिमेंट अज्यूम किया है ना, जो एलिमेंट तुमने डीएम अज्यूम किया है वो है ये, और उसका मल्टीप्लीकेशन है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में। ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ये एक्स Yes, sir. वेरिएबल है, हमने अज्यूम किया है कि ये एक्स जो हमने लिया है ना, एक्स, वो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बनने वाला है। ठीक है, बहुत सारे एक्स कोऑर्डिनेट का हम क्या निकालने वाले हैं? इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं, ताकि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आ जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? No, sir. चलो, ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं अब इस कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें हिंट भी दे रखी है थोड़ी सी, क्या करना चाहिए तुम्हें? सेंटर ऑफ मास निकालना है एक रॉड का। अब चालू हो चुका है तुम्हारा मेन गेम सेंटर ऑफ मास का। तो एक रॉड दे रखी है, मास एम और लेंथ एल की, निकाल दो यार। ट्राई करो, मतलब मैं तो बताऊंगा इसे, ट्राई तो करो। दो मिनट दे देते हैं आपको इसके लिए। अच्छा, इसमें ना आपको निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? एक मास पर यूनिट लेंथ कोई माननी पड़ेगी क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है सबको? मास पर यूनिट लेंथ माननी पड़ेगी ना। अरे Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी तो करते थे हम लोग, जब तो हमें पता नहीं होता था ना कि भाई कोई मास जो है एक पॉइंट, किस पॉइंट पे कितना कंसंट्रेटेड है, तो हम क्या कर लेते थे? किसी पॉइंट को अज्यूम करते थे, किसी एलिमेंट को, और उस जगह पे हम मास पर यूनिट लेंथ ले लेते थे। तो लैम्डा आप ले सकते हो, यहाँ पे लैम्डा बोल लेते हैं उसको, मास पर यूनिट लेंथ को जनरली लैम्डा ही बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो तुम्हारा लैम्डा अज्यूम करो, और लैम्डा की हेल्प से इंटीग्रेशन करो, है ना। लैम्डा इंटू किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएक्स। डीएक्स एलिमेंट पे ले रखे ना यहाँ पे हमने, दिख रहा होगा आपको इसमें सबको, है ना। एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का एलिमेंट ले रखा है ना आपने,
बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो Yes, dx sir. dx लेंथ का जो एलिमेंट ले रखा है ना, उसका इंटीग्रेशन होगा लैम्डा के साथ में, लैम्डा dx उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? तब जाके आपका निकलेगा कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, एक्स वाई जेड जो भी है। ट्राई करो, 30 सेकेंड्स ले लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। करें, डिस्कस करें, या आंसर आया किसी का? सर डिस्कस लिखो कर भाई, दो। बाकी किसी नहीं बताओ। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इसको। ओके, तो एक्स सी एम कैसे निकालते थे? फॉर्मूला तो याद होगा ना? Yes, sir. बताओ फिर। Sir, आप लोग assume करें। integral x dm upon integral dm. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालना है ना हमें इसमें। तो सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि लोकेशन होता है, तो वाई सी एम, एक्स सी एम और जेड सी एम अगर होगा कोई जेड कोऑर्डिनेट इसका, तो हम ये अज्यूम करते हैं यही हमें निकालना है ना? यही हमारा आंसर आने वाला है ना? तो एक्स सी एम कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, एक्स डी एम, एक्स भी है। है ना, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। बेटा अभी अभी जस्ट पढ़ा है, पता समझ में आ रहा है ना? ये तो Yes, sir. एक्स सी एम यस सर। निकालते हैं ना। तो अभी हमको यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें ये नहीं पता होता कि भाई किसी पॉइंट पे कितना मास है। तो आपको ये समझने के लिए कि डीएम है क्या, अब देखो तुम डीएम यहाँ पे जो लोगे वो क्या लोगे, तुम खुद सोचो ना। अगर Yes. आपने फॉर्मूला लिखा होगा सबसे पहले, अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो अगला सवाल आपके दिमाग में यही आया होगा। क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीके पे बात कर रहे हैं हम कि आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया होगा। तो आपके दिमाग में आया होगा ना कि सर डीएम तो ठीक है, डीएम लिखें कैसे? आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही सवाल आया तुमने क्वेश्चन गिव अप कर दिया और तुमने लिख दिया चैट में डिस्कस। यही हुआ है जो हुआ है Yes, sir. है ना? तो अब डीएम कैसे लिखोगे, ये है सारा गेम, पूरा गेम इस चीज का है। तो बेटा हमें है ना अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका अगर मान लो एम मास है ना, 10 किलो का मास था मान लो, और तुम्हारी रॉड की लेंथ थी 10 मीटर। तो तुमको मानना पड़ेगा कि 10 मीटर का 10 किलो का जो मास है वो 10 मीटर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तभी तो तुम किसी छोटे एलिमेंट का निकाल पाओगे कितना डीएम है उसका, है ना, कितना छोटा सा मास है उस एलिमेंट का कितना, है ना? तो आप डीएम कैसे लिख सकते हो? आपको लैम्डा डिफाइन करना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट? मैं यहाँ पे लिखता हूं, हमने मान लिया कि ये जो एम मास है वो एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो हमने डिफाइन किया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, लैम्डा से। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, समझ में आती है ना बात सबको? कैसे Yes, आपको sir. पूरा यस मास सर। डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ पे, है ना? वो उसका फैक्टर हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम लैम्डा, ठीक है? तो भाई अगर मैं बोलना चाहूं कि एम क्या होगा मेरा, जो टोटल मास है रॉड का मास, अगर मुझे कोई पूछे कि कैसे बताओगे भाई, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई पूरी लेंथ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से फैक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास आपका, वो मुझे दे दो आप। तो ठीक है, वो बोलता है कि ठीक है दे देते हैं, ये लो लैम्डा दे दिया तुम्हें,
है ना, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मुझे टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ बता दो मुझे कितनी है, तो मुझे टोटल मास पता चल जाएगा, राइट। बात समझ में आई। Yes, sir. मास कैसे निकालूंगा, तो जब टोटल मास मुझे पता चल गया तो क्या मैं एक छोटे से एलिमेंट डीएम का मास नहीं निकाल पाऊंगा क्या? Yes, निकाल sir. पाऊंगा। कैसे निकालूंगा, वही लैम्डा मुझे बता दो कितने फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूटेड है मास पूरी लेंथ पे, है ना, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, dx लेंथ से, क्योंकि मैंने जो dm एलिमेंट लिया है वो कितने लेंथ का है, बताओ भाई, Dx. dx लेंथ का है, ठीक है। तो dm क्या हो जाएगा मेरा, लैम्डा इंटू dx। अच्छा, मेरा dx कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, X this. x डिस्टेंस पे है मेरा, ठीक है। तो मेरे को मेरे फॉर्मूले में क्या लिखता था मैं, x dm लिखता था, याद करो, Yes, sir. एक्स डीएम लिखता था। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बस अब तो वैल्यू वैल्यू पुट करनी है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था भाई, एक्ससीएम का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना। तो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा, एक्स इंटू डीएम की जगह क्या लिख दूंगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। कोई डाउट इसमें? No, sir. नीचे टोटल मास तो एम है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो एम है ना बेटा, Yes, टोटल मास sir. तो एम है ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना होना चाहिए, बोलो। No. Yes, sir. अब मेन बात, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं मैं, इस dx लेंथ को कहां से कहां तक लेके जाना है मुझे, इस dx लेंथ को कहां से कहां तक लेके जाना है, 0 से X l। तक. बेटा 0 से l आपको पूरी समझो, आपने जो लैम्डा dx लिखा है ना, वो इस एलिमेंट का dm लिखा है ना, इस एलिमेंट का dm है ये। तो हमें इंटीग्रेट इस dm को यहाँ से यहाँ तक करना है ना, यहाँ से चालू करेंगे हम और यहाँ तक खत्म कर देंगे, है ना। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे dm तुमने यहाँ का dm निकाल लिया, फिर उसको ऐड कर दिया यहाँ के dm से, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे जब तुम पूरी रॉड पे dm को ऐड करते जाओगे तो क्या तुम्हारा टोटल नहीं निकल जाएगा dm, निकल जाएगा. टोटल तुम्हारा dm का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डीएम निकल जाएगा, सॉरी एक्स डीएम, है ना। उसको जब तुम टोटल मास से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, वो पॉइंट निकल जाएगा जहां पे इस पूरी रॉड का क्या है, मास कंसंट्रेटेड है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा मतलब, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, यहाँ पे 0 से l इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्या आ जाएगा ये, 1/m, 1/m इंटू लैम्डा को बाहर लिख सकता हूँ क्या मैं, ये फैक्टर तो फिक्स है ना बच्चों, Yes, sir. है ना। लैम्डा तो Yes, हमने sir. डिफाइन ही m अपॉन l किया है, क्या ये बात समझ में आ रही सबको, लैम्डा हमने डिफाइन क्या किया है, m अपॉन l, है ना। यानी कि टोटल मास हमें पता था और टोटल लेंथ भी हमें पता थी, और उसको हमने डिवाइड करके लैम्डा डिफाइन किया है ना। तो हमारा लैम्डा चेंज हो सकता है क्या, लैम्डा चेंज होगा ही नहीं, m फिक्स था, l फिक्स था, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, Fix. फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल थोड़ी है लैम्डा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमने लैम्डा को बाहर ले लिया और इंटीग्रेट कर दिया 0 से l x dx को, और हमें यही इंटीग्रेट करना था वैसे भी, है ना, हमें x को ही तो इंटीग्रेट करना था dx के साथ में, डिवाइड हमने m से कर ही दिया इसको। तो आंसर बता दो अब जल्दी से, क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन m, बताओ। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये तो बता सकते हो यार, Square by 2. x स्क्वायर बाय 2, l से 0 से l, L तक. कितना बन गया ये, Sir, L m by Lambda L square by L square by 2 minus 0. l स्क्वायर बाय 2 बना नहीं बना, l स्क्वायर बाय 2 बना ना ब्रैकेट में तो आपका, Yes, sir. है ना। और लैम्डा की जगह मैं क्या लिखना चाहूंगा, लैम्डा की जगह m M by L. तो m अपॉन l इंटू m, ये बनेगा क्या ये, तो m से m कट जाएगा और ये क्या बनेगा, l स्क्वायर बाई L by 2. 2। तो ये क्या आंसर आ गया मेरा, L by 2. l बाई 2। समझ में आया सबको, Yes, sir. एक्सीएम कितना आ गया, L by 2. l बाई 2, क्लियर है ये। Yes, sir. अच्छा, YCM और ZCM तो 0 हो जाएगा, क्योंकि Y Yes. और Z तो 0 है ना तुम्हारा, YCM इक्वल्स टू ZCM इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मेरा Y भी 0 था और Z भी 0 था। अरे बात समझ में आई, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल टू l तक जा रहे हो क्या, y का कोई कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं किया हमारे पास, हमारी कोऑर्डिनेट जो रॉड है वो तो x एक्सिस पे है ना पूरी, Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका,
L/2. सेंटर ऑफ मास का आंसर बताओ भाई, सेंटर ऑफ मास का आंसर क्या आया है? L/2. L/2. कोऑर्डिनेट बताओ पूरे बेटा। या L/2, 0, 0. हाँ, L/2, 0,0. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ऐसा कोई Yes, Yes. sir. आगे तो कर पाओगे Yes. पक्का? सर हाँ बोलो। अगर हमें x और y दिए हो, z ना दिया हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, ओ सरफेस वाला लेंगे ना? सरफेस बन जाएगा ना फिर वो, यस सर. है ना? मास पर यूनिट लेंथ नहीं होगा ना, फिर वो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ओके सर. ठीक है, वो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना बच्चा, एंड में देखा आपने, लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, है ना? क्योंकि हमें यस. एट द एंड ऑफ द लोकेशन चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो वो तो मास तो बचेगा भी नहीं, मतलब मास डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों ही नहीं, चार्ज नहीं बोलो ना, सरफेस डेंसिटी, चार्ज तो यहाँ पे है ही नहीं। यस. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली आदत रह गई है। हाँ भाई, तो द सेंटर ऑफ मास, एक नोट है छोटा सा, कि होमोजीनियस बॉडी अगर कोई होती है, होमोजीनियस मतलब समझते हो ना सब लोग, जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तुमने कोई क्यूब लिया, वो पूरा एक ही चीज का बना हुआ है क्यूब, अगर है ना, जैसे प्लास्टिक का क्यूब लिया, वो पूरी प्लास्टिक का ही बना हुआ है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, प्रॉपर क्यूब है मतलब, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या हो जाएगा बच्चों? ज्योमेट्रिकल सेंटर। मेडिकल सेंटर. है ना? तो एक क्यूब के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? बताओ, निकाल के बताओ अगर नहीं आता तो, क्योंकि इस बार नहीं छोड़ूंगा तुमको मैं, ये तो आना चाहिए। बताओ भाई, क्यूब के लिए बताओ, क्या बात हो गई? ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? निकालो निकालो। जो डायगोनल्स होंगे उसका इंटरसेक्शन आएगा क्या? यस सर. चलो इसको होमवर्क में ले लो, इसको करके लाना, है ना? मुझे ऐसा लगा तुमको निकालने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, क्लास ही खत्म कर दोगे तुम पूरी। ये होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क समझ में आया? क्या है, Yes, sir. क्या निकालना है? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास ऑफ, ज्योमेट्रिकल सेंटर. हाँ वो एक ही सेंटर बात। ऑफ मास ऑफ क्यूब. मुझे लगा तुम निकाल के ही दे दोगे हाथों हाथ। तो ऐसे सब चीजों के निकाले जा सकते हैं, बात समझ में आई? जो भी Yes, यूनिफॉर्मली sir. बॉडी, सबके ज्योमेट्रिकल सेंटर्स निकाले जा सकते हैं, और जैसे ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल दोगे वैसे ही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, बहुत इजी हो जाता है इस केस में, है ना? चलो भाई, इसके फाइनल टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो जिसके लिए हम यूज कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास को कभी, है ना, मैकेनिक्स में यूज हो जाता है जैसे कि ये कई बार। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हम सीख गए हैं सब लोग, राइट? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम आरसीएम जानते हैं, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं आरसीएम का डीटी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मेरी वेलोसिटी निकल जाएगी बच्चों? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल जाएगी क्या, अगर मैं पोजीशन वेक्टर का अपना डिफरेंशिएशन कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना? और पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, m इंटू R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 था। तो मैंने क्या किया, M1 R1 को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो M1 तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना? और dr1 बाई dt बन जाएगा ये, और ऐसे dr2 बाई dt, dr3 बाई dt, जितना भी आपको दे रखा है, जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके, है ना? तो आपकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आएगी भाई? m1 v1 प्लस m2 v2, 2v2 अपॉन m1 प्लस m2. है ना, जितने भी पार्टिकल्स हैं अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 या जितने भी है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपका m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चल रहा होगा, m2 पार्टिकल चल रहा होगा v2 वेलोसिटी से, और m3 m4 ऐसे ही चल रहे होंगे, लेकिन जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है तुम्हारा, वो किससे चलेगा? वो कौन सी वेलोसिटी से चलेगा बच्चों? vcm. vcm से, है ना? तो आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालने का तरीका ये। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ली तुम लोगों ने, तो तुम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. ना, एसीएम भी निकाल सकते हो, वही डी। अब इस बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, है ना? तो इसमें वही m1 पार्टिकल a1 से चल रहा है, m2 a2 से चल रहा है, और सारे अलग अलग चल रहे हैं, एक अपोजिट भी जा रहा है, दिख रहा है तुमको? एक पार्टिकल अपोजिट भी जा रहा है,
यस सर। एक तरह से सिस्टम के हिसाब से डीएक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है वो सबका कंबाइनिंग इफेक्ट देगा तुमको, है ना, वही सेम m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये बहुत इजी चीजें हैं, बहुत, है ना, इनका बस एप्लीकेशन आपको समझ में आना चाहिए उसमें क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकल गया है, तो हम एक्सेलरेशन की हेल्प से टोटल फोर्स भी निकाल सकते हैं क्या, सिस्टम का फोर्स, यस सर। है ना। यस सर। M1A1 प्लस M2A2 प्लस जितना भी आपका टोटल पार्टिकल से निकालते जाओ, तो आपका इंडिविजुअली जो फोर्स आएगा F1 नेट प्लस F2 नेट प्लस F3 नेट, इन सबको आप ऐड कर दोगे, है ना, वेक्टर एडिशन है, लेकिन ये बात याद रखना, क्या चीज है ये, वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स ऐड कर रहे हो आप लोग, समझ में आ रही है ना बात सबको, ये F1 नेट प्लस यस F2 सर। नेट प्लस F3 नेट, है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से होगा ये। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग इसका मैग्नीट्यूड ऐड करके चले जाओ, है ना, गलत हो जाएगा आंसर आपका नेट फोर्स का। ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस ले लेते हैं। अगर एफ नेट आपका जीरो आ जाए, अगर एफ नेट आपका टोटल जितना भी है ना पूरे सिस्टम का नेट फोर्स, वो अगर जीरो हो जाए, तो हम इससे दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो आपका ACM जीरो हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बच्चों, जीरो। जीरो है। जीरो। जीरो। अगर एफ नेट होता है तो क्या आपकी बॉडी एक्सेलरेट करती है क्या, एफ नेट अगर जीरो होता है, नो सर। नो एक्सेलरेशन। नो सर। अगर एफ नेट ही जीरो हो गया तो क्या आपकी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, नहीं नो करेगी। नो सर। सर। आपकी बॉडी में कोई ना कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर भी रहा हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। ना। ये कंक्लूजन हमने निकाला है इस फर्स्ट वाले केस से। अच्छा, dvcm अपॉन dt लिख सकते हैं हम एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वही हमारा जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे, आगे या पीछे जो भी डायरेक्शन है उसकी, उसमें जा रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है M1 M2 M3, है ना, वो कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है, ये बात बहुत क्रूशियल है। अगर सिस्टम में आपका कोई पार्टिकल है जो V1 वेलोसिटी से चल रहा है, कोई पार्टिकल है जो V2 से चल रहा है ना, लेकिन जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है वो चल रहा है VCM से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है सबको, यस सर। ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन हो सकता नहीं भी हो। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट रहने वाला है, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो या एफ नेट जीरो है बॉडी पे। बात समझ में आई सबको। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, यानी कि स्पीड ही जीरो हो गई, VCM जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पोजीशन वेक्टर बदल नहीं रहा है। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो कांस्टेंट है, जितना भी है उतना ही रहेगा, है ना। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाकी पार्टिकल्स के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो भी नहीं बदल रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना हमें, कंटिन्यूसली हम जो समझना चाह रहे हैं, है ना। यस सर। सेंटर ऑफ मास के कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका भी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया या स्पीड हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, वो भी कांस्टेंट हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास हमें केवल पूरी बॉडी के कंबाइंड रिजल्ट या कंबाइंड इफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये बात हमें मेन समझनी है। लीनियर मोमेंटम निकाल ही सकते हैं हम, है ना। टोटल मास लो और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका नेट मोमेंटम निकल जाएगा बॉडी का, है ना। ये आप लोगों को अब समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है पूरा। ठीक है, VCM से मल्टीप्लाई करना है, बस ये समझ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो यार लास्ट, उसके बाद क्लास छोड़ देंगे तुम्हारी। दो बॉडीज है 6 और 4 kg की, और वेलोसिटी दे रखी है दोनों की इंडिविजुअली। आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, यानी M1 V1 M2 V2 दे रखा है और VCM पूछ रहा है। बहुत इजी लग रहा है मुझे तो ये क्वेश्चन। अरे इजी है ना, यस सर। आंसर बताओ फिर।
आया बेटा? आंसर आया किसी का? बेटा वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है वेक्टर के, इसमें क्या डिफिकल्ट हो रहा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। करूं सॉल्व करूं मैं? यस सर। सॉल्व कर दूं? VCM निकालना है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला बताने की भी जरूरत नहीं, वैसे तो ये तो समझ में आना चाहिए। M1V1 प्लस M2V2 है ना, अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल मास Yes, M1 sir. plus M2 है ना। कितना है भाई? M1 कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय कितना है? वेक्टर कितना दे रखा है? V1 5 आई 5. माइनस 2J कैप प्लस 10K कैप। इसको लिखने में क्या दिक्कत हो रही है? प्लस M2 कितना दे रखा है? 4 kg। 4 kg V2 वेक्टर कितना है? 10I कैप माइनस 2J कैप प्लस 5K कैप 5K cap डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 10 kg है ना। कितना हो जाएगा ये? yes sir सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, 30 आई कैप हो गया। कितना है? 40, 40 आई कैप। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई? सॉल्व कैसे करोगे? कर लोगे सॉल्व इसको या सॉल्व करके बताऊं? Yes, sir. हो जाएगा. हो जाएगा ना बेटा? अरे यार, हाँ ना भी नहीं बोलते हो। ये Yes, sir. 30 आई कैप आया प्लस 40 आई कैप आया उधर, आई कैप है ना। तो ये कितना बन गया? 70 आई कैप। 70 आई कैप को तुम डिवाइड करोगे 10 से, तो ये कितना बन जाएगा? 7 I cap. आई कैप। ऐसे ही आप वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो ना, 1.4 J प्लस cap. वाई प्लस जेड, ऐसे निकाल दोगे ना। कितना आएगा? मैं आंसर बता देता हूँ। 7 आई कैप माइनस 2J कैप प्लस 8K कैप, ये आपका आंसर है। अब बताओ इसमें डाउट है कोई? ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की बेटा, VCM है ये। कोई डाउट है किसी को? no sir हो जाएगा ना? Sir. हो जाएगा ना? yes sir ठीक है। तो आज की Yes, क्लास sir. में हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा। इसमें आपको मॉड्यूल आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मेरे ख्याल से मैंने करी नहीं है अभी, करें क्या? बेटा No, माइनस 2J क्या पाएगा? हाँ ठीक है, no sir नहीं करे ना तो मॉड्यूल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपको मॉड्यूल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लगाने हैं सारे, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। साथ में मैं इसको आपको बोलूंगा कि आप एक बार इसको है ना, एक बार रोटेशन पढ़ने के बाद बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। पहले आप इसके ऑब्जेक्टिव्स लगा लो सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशन, तो उसका थोड़ा सा थ्योरी जरूर पढ़ के आना, क्योंकि ये लंबा जाने वाला है चैप्टर, है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमें टाइम हमारे पास कम होगा, ठीक है। yes जाए? sir कोई डाउट है आज की क्लास में? No, sir. no sir ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. bye sir thank you बाय।